अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौजूआत का तारुफ आपसे करवा दें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल की। पीडीएम की तोड़फोड़ के बाद पीटीआई को मुतमईन हो जाना चाहिए था, और इस इत्मीनान की वजह कि उसका मेन अपोनेंट जो था, ना सिर्फ कि वो हिस्सों बखरों में तकसीम हो गया, बल्कि उसका एक हिस्सा जो था वो उसकी सपोर्ट में खड़ा होना था। लेकिन उसके बाद पीटीआई को भी अंदरूनी खलफशार का सामना है। अगर आपने नोट फरमाया हो तो जहांगीर तरीन के साथ कल जो अदालत में 3 एमएनए और बहुत सारे एमपीए पेश हुए, उन सब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। और अगर मुस्तकबिल में किसी सूरत में तरीन साहब की अपनी पार्टी में वापसी होती है, तो जाहिर है कि वो एक ऐसे ग्रुप को की नुमाइंदगी कर रहे होंगे या ऐसे ग्रुप की कमांड कर रहे होंगे जो कि पंजाब और सेंट्रल पंजाब में से उनके पीछे खड़ा होगा। उनमें से कुछ लोग एलानिया तौर पे आए, लेकिन इनसे कई गुना ज्यादा गैर एलानिया ग्रुप है, जो कि फिलहाल तो मुनस्सा शऊर पे नहीं आया, लेकिन मुस्तकबिल में वो सामने आ जाएंगे जब भी उन्हें बुलाया जाएगा। ये अजीबोगरीब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें अपनी अपनी जगह पे खरबशार का शिकार हैं, और जो सियासत पे, सियासी कुव्वतों पे तनकीद करने वाली पार्टियां हैं, वो मैदान के अंदर दनदनाती फिर रही हैं। ये क्या वजह है, ये क्या साइंस है, ये समझेंगे आज अपने तजियाकारों से। और आज का दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा, मौजू होगा, वो रूसी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान होगा। उस दौरा पाकिस्तान के बाद जो मुश्तरका कम्युनिकेशन जो एलामिया होगा वो जारी किया गया, तो उस एलामिये के अंदर बहुत सारी बातें थी जिनके हवाले से बात की गई। अगरचे हमारे मीडिया ने सिर्फ काउंटर टेररिज्म और दिफाई तल्लुकात को अपनी हेडलाइन का मौजू बनाया, लेकिन उसके अंदर जो सबसे अहम बात थी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, वो पाइपलाइन की बात थी। जो शुमालन जनूबन एक पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिससे के साथ रूस ने अपनी एक दफा फिर कमिटमेंट का इजहार किया। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली की बात थी, जो कि हम रूस हमें कम अज कम 2014 में बाकायदा तौर पे ऑफर दे चुका है, क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल रूसी टेक्नोलॉजी पे रूसियों ने लगा के हमें दी थी। तो अब ख्याल यही था कि ये जो है, अब रूस ही कहते हैं कि हमारे पास इसकी जदीद टेक्नोलॉजी, हम इसको जदीद तरीके से बहाल कर देते हैं आपको, तो आप हमारे साथ ये बात तय कर लीजिए। इसके अलावा पाइपलाइन और स्टील मिल के अलावा एक और मौजू भी था जो मईशत के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर भी दोनों साइडों ने एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर किए। लेकिन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई दोनों तरफ से, लेकिन जो है कोई एमओयू या इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई। ये हमारे आज के दो मौजूआत हैं। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चले। स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मियां सैफुर रहमान साहब। मियां सैफुर रहमान साहब सीनियर सहाफी हैं, एडिटर हैं, और आप इनकी अंग्रेजी में लिखी गई तजियाती इबारतें हैं वो दी न्यूज इंटरनेशनल में देखते रहते हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अरसलान रफीक भट्टी साहब। भट्टी साहब सीनियर सहाफी हैं, तजिया निगार हैं, और एक निजी टीवी जी टीवी जो होता है, और उसके ब्यूरो चीफ भी हैं लाहौर में। बहुत शुक्रिया अरसलान भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने का। और फोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे इसार राना साहब। इसार राना साहब यंगेस्ट ग्रुप एग्जेक्टिव एडिटर हैं रोजनामा पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब आपका भी। अरसलान अपना मियां सैफुर रहमान साहब से शुरू करते हैं। मियां साहब, ये तो वो दिन थे जब पीटीआई ने बांसुरी बजानी थी और सुकून करना था और चिल करना था, बल्कि जो उनकी रिवायात हैं उसके मुताबिक तो उन्होंने भंगड़े डालने थे, डी चौक बर्पा करना था। कि उनकी जो सियासी कुवत जो गुज़िश्ता कम अज कम 6 माह से एक थ्रेट की शक्ल में सामने आई थी,
वो ना सिर्फ के आपस में लड़ पड़े, उसके जो अज्जाए जो तरकीबी थे वो आपस में भिड़ गए, बल्कि वो एक दूसरे से अलग होने का अमल भी जारी है। जैसे आज पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें आई हैं कि उन्होंने अपने लोगों को कह दिया है कि वो अच्छी तरह जो है वो मौलाना को और पीएमएल को रखे दें, और हम ने पीडीएम छोड़ना तो है ही है, लेकिन इनकी मिट्टी पलीत करके जाएंगे हम। यानी कि अपोजिशन की कुव्वतें बाहम लड़ पड़ी। वो ऐसी सूरत में ऐन उस वक्त बाऐन ही जो है वो जहांगीर तरीन निकला है पीटीआई में से, और इस वक्त बड़ी तशवीश का दौरा है उनके अंदर। यानी दोनों तरफ जो है वो लगी है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। ये सर नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा खुद ही मैं समझता हूँ इब्तदाइये में जो बात की है। देखें, इसमें एक तो मुकाफात अमल भी है कि आप जब दूसरों को जाके उनका घर मतलब उनको तबाह करने की या उसमें दरारें डालने की कोशिश करते हैं, तो वो जो सारा मैकेनिज़्म आप इस्तेमाल करते हैं या जिन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं वो फिर आपके भी सज्जन ही रहते हैं। वो शुरू शुरू में तो आपके ऊपर छतर छाया उनकी होती है, उनकी छतरी और उनका संभाला होता है आपको, लेकिन वो संभाला मुस्तकिल नहीं रहता। जाहिर है जब आप आर्टिफिशियल निज़ाम तनफ़्फ़ुस के साथ एक पार्टी को जोड़ के रखेंगे, उसमें आटा शरेश जो है वो फिर गिरती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। उसके अंदर फिर आपने चूंकि अपने आपके जो घर का बेदी लंका ढाए वाली बात, आपके राज भी तो लोगों को नोन होते हैं ना जी। उनको पता होता है कि ये कैसे पार्टी इक़्तिदार में आई, वो जो सिलेक्शन का इल्ज़ाम लगता है, कैसे किन किन लोगों को बुला के कहा गया कि इनको वोट देने हैं, और आगे जाके आपने असम्बलियों में किस तरह अपना कंडक्ट करना है सारा सिस्टम बिजनेस को। तो जब ये सारे मामला होते हैं तो फिर वो बैकफायर करते हैं किसी ना किसी स्टेज पे। तो बैकफायर वो भी किया, एक सारी ये सूरत हाल है। एक ये है कि यहाँ पे वही बात आ गई, जैसे हम पहले भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं वो तने तनहा अपने तौर पे वो समझ रहे हैं कि पूरी कायनात ही उन्होंने चलाई हुई है और पाकिस्तान जो है उसका सारा निज़ाम उनके सर पर है, उन पर इन्हिसार करता है और उनके गिर्द घूमता है। हालांकि उन्हें अंदरूनी खाना तो पता है कि किन के गिर्द घूमता है, लेकिन बहरहाल उनके अंदर ये भी एक जोम आ गया था। तो इससे आइसोलेशन भी होती है, लोग आहिस्ता आहिस्ता बीच में से निकलना शुरू हो जाते हैं। उसी जरूर से जायद खुद एतमादी में उन्होंने पकड़ लो, फड़ लो, यह कर लो, वो कर लो, तरीन भी ना छो, फलाने भी ना छो। तो ये पॉलिटिक्स में तो वैसे एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो उनको आती नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल जो आपके सामने है, तो पार्टियां वैसे भी हमारे यहाँ लॉयल्टीज़ का कोई फैक्टर इतना भी वो बड़ा मजबूत मुस्तहकम नहीं होता कि आप लॉयल्टी एक दफ़ा आप अपनी इजहार कर दें और मुस्तकिल फिर उन्हीं बुनियादों पे चलें। जो बात आप पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं, उन्होंने भी दांत तेज़ किए हुए हैं। उनको कहीं से इशारा भी मिला होगा भी फ्यूचर के आप भी हैं किसी फिर इक़्तिदार में। जब आप माजी में एक म्यूज़िकल चेयर की गेम में चेयर आपको दे दी गई थी, फिर आ जाएगी, लेकिन आपने हमारे एजेंडे पे काम करना है। वो बैनुल-अक़वामी एजेंडा भी होता है, वो मुल्की एजेंडा भी होता है। और इस तरह के मामला से अभी हमारी सियासत आज़ाद नहीं हुई। हम समझते थे कि बड़े पुख्ताकारी आ गई, बड़ी आज़ादी आ गई और बड़ी तब्दीली आ गई। वो मेरा ख्याल तब्दीली की बजाय हम एक स्टेटस को का एक मल्टीप्लाइड बाय मैनी टाइम्स जो स्टेटस को है ना वो वहीं का वहीं खड़ा है। और जो बाकी थर्ड पार्टीज़ कह लें या कोई और पार्टीज़ कह लें, वो डिक्टेट करती रहेंगी आपको। अगर एलिमेंट्स इस तरह के मुल्क में दुनिया भर में होते हैं, इनविजिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो ज़रूरी नहीं कोई रियासती स्ट्रक्चर ही हो, गैर रियासती स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो जब आपके यहाँ वो देखते हैं कि दराड़े भी हैं, लीकेजेस हैं, क्लेवेजेस हैं, वो फिर अपना बीच में प्लग सॉकेट में जो प्लग अपना लगा देते हैं और फिर आपको उनकी बात माननी पड़ी है। फिर आप ही कहते हैं जी मुझे समझ नहीं आ रही, 2.5 साल बाद मुझे फलां ने ये कह दिया, 2 साल बाद ये कह दिया। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में मुझे एक बंदा बड़ा तेज़ तरार लग रहा है, लेकिन वो उसने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वो आसिफ अली जरदारी है। लेकिन वो स्टैब्लिशमेंट की तकरीबन उनसे मिलती जुलती वो सियासत कर रहे हैं कि जनाब आपने बरकरार रहना है अददी तौर पे या मसनूई तौर पे या जोड़ तोड़ से या किसी को हिला के गिरा के तहरीर से तकरीब से, और वो जब आप कर लेंगे तो आप बहुत सी मराहल अबूर करते जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरा पॉलिटिक्स में। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी जब आपकी धड़म करके नीचे आती है तो फिर वो भट्टो का करिश्मा, वो फैक्टर, वो बेनज़ीर का शहर, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा वहाँ। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे जाके क्या सिनेरियो, क्या सीन इमर्ज होता है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है जनाब। चल ठीक हो गया। असलान रफीक भट्टी साहब,
इस वक्त अगर आप देख रहे हों तो दो सूरतें हैं हजरत किबला जहांगीर तरीन साहब के सामने। एक तो ये है कि वो जैसे कि खुद उन्होंने फरमाया कि मैं दोस्त हूं, तो मुझे दोस्त रहने दिया जाए, दुश्मन ना बनाया जाए। तो इसका मतलब है कि वो पीटीआई का हिस्सा है और वो पीटीआई में वापस जाएंगे। तो जाहिर है कि ये जो उन्होंने शो ऑफ ग्रुप कर दिया है अपना, ऐसी सूरत में क्या इमरान खान एक ऐसे बंदे को कबूल करने के लिए तैयार होंगे जिसका उन्हें एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है और वो पार्टी के अंदर होगा और अपने ग्रुप समेत होगा? भट्टी साहब, भाई साहब, पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोड़ने वाले थे। मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करने वाले वही थे। माजी में अगर आप देख लें जितने बड़े नाम थे वो सारे जहांगीर तरीन के यहाँ तो अजीज़ हैं, यहाँ थे, यहाँ अभी भी हैं, तो वही इकट्ठे करके लाए थे। और दूसरी बात कि 20-25 या 30 MPA होंगे, उनमें राजा रियाज साहब सबसे नुमायाँ वहाँ पे थे। तो रईस साहब, वो पीटीआई वालों को भी पता है कि उनके साथ कौन से लोग हैं, कौन से उनसे नाराज़ हैं। ये तो बड़ी देर का काम चल रहा है लाहौर के पंजाब की असम्बली में, पंजाब असम्बली के अंदर ईवान में जो है कि जी 20-30 लोग नाराज़ हैं, वो उस्मान बुज़दार साहब की वो उनकी बात नहीं सुनते हैं या उनके काम नहीं होते हैं। तो उसका एक जो डिसग्रंटल ग्रुप होता है, जो इसका होता है जी कि मेरे काम नहीं हो रहे तो मैं अलग हो जाता हूँ। ये नून लीग में भी इसी तरह ही होता रहा, जबकि वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ माजी में, उनके खिलाफ भी महाज बनते रहे और लोग उनसे नहीं मिलते थे, नाराज़ हो जाते थे, फिर पता चलता था कि नहीं जी वो मान गए हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, रईस साहब देखें, इमरान खान साहब खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते। उनको कोई ना कोई पकड़ कर चला रहा है, कोई उनके आगे खड़ा है, कोई दाएं खड़ा है, कोई बाएं, कोई पीछे, ये इसी तरह ही चलता है। ये सर्कल के अंदर सारा कुछ गेम होती है, वो पूरा सर्कल मूव करता है। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो सर्कल बनाने वालों में से हैं, सर्कल तोड़ने वालों में से नहीं हैं। जहांगीर तरीन के इख्तलाफात वक्ती हो सकते हैं, इन द लॉन्ग रन या दायमी उनके नहीं होंगे कभी भी। थोड़ी सी देर के लिए नाराज़ हुए हैं वो, उनको जाहिर है ये चीनी वाला जो मामला हुआ है उसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ले दे हुई है, उनका खासा सारा जो एक इज्जत के ऊपर जो तक इज्जत काम वाला जो हो गया वो बड़ा वो परेशान है इस बात पे। और उन्होंने यही कहा कि मैं दोस्त हूँ, मुझे दोस्त ही रहने दिया जाए। वो बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फरमाया है कि उनके साथ देखें बहुत सारे ऐसे राज होंगे जो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब बोल सकते होंगे, बहुत सारे ऐसे राज होंगे जो सिर्फ खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और माजी के कुछ लोग जो अब भी उनके साथ हैं या जो छोड़ के चले गए, जिस तरह जिसमें जावेद हाशमी साहब भी हैं, उनके पास भी होंगे। लेकिन रईस साहब, इस तरह पार्टियों के अंदर ये जोड़ तोड़ तोड़ जोड़ ये होती रहती है, ये चलती रहती है, इससे कुछ नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी पार्टियां जब बड़ी जमातें होती हैं उनमें ये कुछ होता है। एक अगर आपके एक MNA बहुत करीब हो गए, वो वजीर बन गए, दूसरा MNA उसी हल्के से जो है वो नाराज़ हो जाता है जी कि मुझे क्यों, मुझ में क्या कमी थी, वो साथ वाले हल्के का MNA होगा। अब 270 या 240 लोग अगर आपके साथ हैं या 100 लोग भी आपके साथ हैं, इवन 10 भी हैं, तो उनके सारे के सारों को तो रईसा वजीर नहीं बनाया जा सकता। गो कि हमारी बहुत बड़ी काबीना है इस दफ़ा, तो माजी के तमाम रिकॉर्ड हमने तोड़े हैं, लेकिन उन सारों को हम वजीर भी नहीं बना सकते, मशीर भी नहीं लगा सकते, चूँकि मशीर तो हमने वलायती लगाने होते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब को कुछ बातों पे इख्तलाफ था, चूँकि पिछले साल ये 7 माह लंदन गुजार के आए हैं अपने बेटे के साथ, वहाँ चले गए थे, वहाँ से भी खबरें आने लग गई, लोग इनके पीछे लग गए जी, उनके फार्म हाउसेज हैं वहाँ पे, उनकी जी वो जो है लिविंग बियॉन्ड मीन्स है, फलाना है, टिंगड़ा है, वो नैब वाले लग जाएंगे। रही साहब, कुछ भी हो जाए, जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन है, ये बात ज़हन में बिठा लीजिए। जहांगीर तरीन उनके लिए इनएविटेबल इसलिए हैं कि अगर वो पंजाब की हुकूमत के लिए 27-30 लोग इकट्ठे करके अपने जहाज़ में बनी गाला ले जा सकते थे, तो वो पंजाब असम्बली से उनको उन लोगों को निकालना बहुत आसान है। गो के वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते हैं, वो बाइंड हैं 18वीं तरमीम के बाद, जाहिर है वो भी बाइंड हुए हैं, और भी तरमीम हैं इसके ऊपर, जो आपकी लॉज हैं 2000 के, जो इलेक्शन लॉज हैं हमारे, उसके बाद वो नहीं कर सकते फ्लोर क्रॉसिंग, लेकिन वो अपना अलग ग्रुप बना सकते हैं, वो किसी को भी सपोर्ट दे सकते हैं, बैठेंगे वो अपनी पार्टी के साथ ही। तो जहांगीर तरीन साहब देखिए, इन्फ्लुएंशियल आदमी तो हैं ही हैं, पैसे वाले भी हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है 1, 1.5, 2, 4, 10 अरब रुपया लगाना चुके हैं, उनके पास अल्लाह का शुक्र है उनके पास बहुत पैसे हैं। तो जो भी पार्टी के लोग होते हैं, MP MNS जो होते हैं, वो देखते ये हैं कि उनका रास्ता और उनकी बचत किस तरफ से है। तो एक बात ज़हन में रही साहब, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आखिरी बात ये है कि जहांगीर तरीन साहब जनरल मुशर्रफ साहब के साथ भी वजीर रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रहे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनको लाने वाले कौन थे, उनके पीछे कौन खड़े हैं, उनके दोस्त कौन हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो ऐसे आदमी हैं, जब चाहेंगे
जिस वक्त चाहेंगे, जहां चाहेंगे वो चले जाएंगे और अपनी असर रसूख, अपना जो उनका एक मुकाम है वो उनका उसी तरह ही रहेगा। जी मियां साहब, अगर आप गौर करें तो जहांगीर जी तरीन साहब वैसे भी ए पॉलिटिकल आदमी है, यानी कि वो एक मतलब वो मैंने कल एक term इस्तेमाल किया उसके हवाले से कि वो जमहूरी व्हीलिंग डीलिंग के अंदर एक फड़ी के तौर पर तो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो कोई कायद या लीडर नहीं है। तो खैर, मियां इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, हम आपका तारुफ करवा चुके हैं। ये बताइए कि ये इस वक्त जो एक बात सामने है कि जिस तरह अपोजिशन बिखरी है और आपस में सर फटंबल शुरू हुई है, ऐसी सूरत के अंदर तो पीटीआई को इंतहाई मुतमईन होना चाहिए था पॉलिटिकली ना, कि उसकी राइवलरी खत्म हो गई जो उसको चैलेंज करने वाले थे, और वो बाकी की टर्म भी बड़े आराम से गुजारेगी। लेकिन पीटीआई को जहांगीर तरीन साहब की सूरत के अंदर एक चैलेंज का सामना है, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लगे हुए हैं। तो हजूर, ये बताइए कि मतलब कि क्या देख रहे हैं इस पूरे मंजरनामे को, कि सारी सियासी कुव्वतें, भले वो ट्रेजरी की हों भले अपोजिशन की हों, उनको अपनी पड़ गई। जी रजी साहब, पहले भी ये सारे अपने अपनी मार पे थे और सिर्फ अपना रेट बढ़वा रहे थे। उसमें चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर नून लीग हो, सब अपना अपना रेट बढ़वा रहे थे सौदे को जरा ऊंची आवाज में बेच के। पीपल्स पार्टी ने जरा अच्छी बार्गेनिंग कर ली और वो साइड पे हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऑलरेडी बार्गेनिंग कर ली है, वो भी काफी दिनों से खामोश हैं, उनको भी उनकी कीमत जो है वो मिल चुकी है। तो रह गई मरियम साहिबा। तो मरियम साहिबा को ये बात अब समझ जानी चाहिए कि जितना तल्ख वो बोलती हैं वो शायद अभी उसकी जरूरत नहीं है, और शायद मरियम साहिबा को अपने अंदर एक ये तब्दीली लानी पड़ेगी कि वो जो तल्ख नवाई में चली जाती हैं और उन एक लम्हे में वो दोस्त को दुश्मन बना लेती हैं, उससे बाहर आना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा फिलहाल ट्रेन मिस कर चुकी हैं, और इस ट्रेन के अंदर उनकी सीट के ऊपर मुझे जो है हमजा शहबाज शरीफ बैठे नजर आते हैं। अब ये उस सीट पे उन्हें किसने बिठाया और मरियम को किसने उठने पे मजबूर किया, मैं इस पे बात नहीं कर रहा, मैं तो जो नजर आ रहा है मुझे, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज ये, आप कहते हैं कि जी मुतमईन कौन, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इमरान खान है, और कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कोई बंदा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिवाय इमरान खान के खुद। वजीर आजम हाउस में जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, वो बहुत सारी चीजों में खुद मुख्तार हैं, और उनकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो इमरान खान के करीब समझे जाते थे उनको वहाँ से भागना पड़ा। जहांगीर तरीन खान भी उनमें से एक है, लेकिन जहांगीर तरीन खान की सूरत में एक ऐसा कांटा पीटीआई के पैर में चुभ चुका है कि अब वो या तो निकालें और वो निकाल नहीं सकते, और अगर नहीं निकालेंगे तो ये अकबर एस अहमद नहीं है, ये जहांगीर तरीन खान है जो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर एक सियासी कुव्वत रखता है, जिसका मुजाहरा उन्होंने कल कर भी दिया। और ये एक हिस्सा है अभी उनकी कुव्वत का, इसमें अभी काफ लीग की हिमायत जो है मौजूद है, जो सामने नहीं आ रही। इसके अंदर पीटीआई के और जो नाराज अरकान हैं वो हैं। तुरुप का पता है इस वक्त जहांगीर तरीन खान है, लेकिन मेरी इतलात ये है कि जहांगीर तरीन खान कभी भी वो इस तुरुप के पत्ते को इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि उनके बैक ऑफ द माइंड ये मौजूद है कि इमरान खान के बाद पीटीआई में अगर कोई पॉलिटिकल कुव्वत है जो अवामी सतह पे नीचे तक इन्फ्लुएंस रखती है, वो जहांगीर तरीन है। तो इस सूरत के अंदर जहांगीर तरीन पीटीआई कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो यहीं डटे रहेंगे, और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि पीटीआई जो यूटर्न ले लेती है और लेने की मास्टर है, जहांगीर तरीन खान के इशू पे यूटर्न लेगी, और लेने के बाद जहांगीर तरीन को चाहे मनाया जाए या कुछ किया जाए, मेरे इतलात ये हैं कि उनसे राब्ते जो हैं वो बढ़ गए हैं, और आज सारा दिन
जहांगीर तरीन खान को इस बात पे मनाया जाता रहा कि आप जैसे माजी में खामोश थे वैसे ही रहें, लेकिन जहांगीर तरीन खान ने तो अभी कुछ भी नहीं कहा। 2 जुमले कहे और पीटीआई जो है उसमें एक भौचाल पैदा हो गया है, क्योंकि जहांगीर तरीन खान से ज्यादा अंदर का भेदी कोई नहीं है। अकबर ऐसे अहमद बेचारा जो है वो तो बाहर से आके यहाँ बैठे हैं ना, तो उनकी हाथ में कुछ नहीं है। जहांगीर तरीन खान के तो इस्टेब्लिशमेंट से लेके नीचे तक प्रॉपर भरपूर और जो पाकिस्तानी सियासत की जरूरत के तहत जो राब्ते होते हैं वो उनके राब्ते मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन राणा साहब आप बहुत मतलब के नजर आते हैं के ऊपर मेरी भुट्टो साहिबा की वो बहुत अच्छी नाइट खान होती थी जब रजी भाई आवाज नहीं आ रही मुझे, आपकी ब्रेक हो रही है आवाज। ये सर आप हमारे साथ होइएगा, हम आ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साहब हो रहे हैं उसके बाद जो है प्रोग्राम में वक्त आ जाए। वेलकम बैक कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। उसके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे से वापस चले गए हैं। उनके दौरे के आखिर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे थे, 7-8 थे। उसके अंदर सिक्योरिटी था, उसके अंदर डिफेंस था, उसके अंदर काउंटर टेररिज्म था। चलो ये तो एक पार्टी के हो गए, लेकिन उसके अंदर एनर्जी के हवाले से भी बात की गई। एनर्जी में हमने देखा कि इस्लामाबाद कराची लाहौर की जो पाइपलाइन है उसके ऊपर बात की गई, जो 2014 से बकायदा हमें ऑफर की गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी तरफ एक कदम बढ़ने लगते हैं तो पीछे से कोई बुगाटी करके चीज हमें पड़ती है। मियां सैफ रहमान साहब, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के उस वक्त के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका के दौरे पे रूस के दौरे पे जाना था। अगली सुबह रात को जाना था और अगली सुबह प्यूटन उनसे मुलाकात का मुतमनी था। तो एक दिन पहले जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था यूसुफ रजा गिलानी साहब को, और यूं ये दौरा नहीं हो सका था। रूस हमसे नाराज हो गया था और उसको मनाने के लिए हमें उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजना पड़ा था, अगर आपको याद हो। ये उसके साथ जब भी इसी तरह उसका जो था प्यूटन के दौरा पाकिस्तान की तारीख अनाउंस हो गई थी, अगर आपको याद हो तो उसके दौरे से एन कुछ दिन पहले जो था वो मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, अगर आपको याद हो। ये सर क्या होता है, पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो उस कायद को अंदर से पड़ जाता है जो कि रूस की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये अभी भी खासा दौरा कर दें। ये कि बहुत सारे लोग जो बात का बुक्स लिखते हैं अपनी बाद में जब उनको पछतावा होता है और वो समझते हैं कि मेरा ज़मीर जागा है, तो वो कुछ ना कुछ उगल देते हैं राज। तो उनमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ऐसे नामवर लोग थे, बाज़ औक़ात मुझे पता भी नहीं होता था, तो पता चलता था बाद में कि ये लोग जो हैं ये इतने इतने बड़े नामवर और इतने बड़े पर्दा नशीन जो हैं वो CIA के लिए पाकिस्तान में काम करते हैं, और यहाँ से वहाँ से मालूमात देना, वहाँ से स्ट्रेटजी लेना, यहाँ पे पेनिट्रेट करते थे वो इदारों के अंदर। और इदारों में मुमकिन है कौन कौन से, जैसे अभी आपने खुद ही नाम ले लिए हैं, वहाँ भी उनकी पेनिट्रेशन होती है। ऐसी कोई इतना भी हमारे यहाँ कोई मुकद्दस गाय नहीं है कि जिसके आगे कोई दीवार इतनी नाकाबिल तस्खीर खिंची होती है, और क्योंकि उनको फिर वो तरीके आते हैं। मुझे यहाँ भी एक साहब बता रहे थे जो बड़े वेल इन्फॉर्म थे और स्ट्रेटजिक प्लानिंग के भी वो माहिर गिने जाते थे, कि जनाब ऐसे ऐसे तरीके होते हैं लोगों को रिश्वतें देने के, उनको ओब्लाइज करने के। अगर किसी बंदे को बहुत बड़े अहदेदार को कह दिया जाए कि तुम्हारे बेटे का हमने हार्वर्ड में दाखिला करा दिया है और वो अगले 4-5 साल वहीं पढ़ेगा आराम से, उसको जगह उनकी अच्छी प्लेसिंग भी हो जाएगी, बाद में जॉब भी मिल जाएगी और पूरी लाइफ उसकी सिक्योर हो जाएगी। आप किस तरह 8-9 बच्चे बड़ों के और वो जहाँ भी बैठे हों, तो वो फिर आप डिसीजन मेकिंग पे असरअंदाज हो जाते हैं। फिर रूस जब आने लगता है तो रूस के आने से पहले डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाती है, रातों रात प्लानिंग होती है, ये कॉन्टिजेंसी प्लान्स होते हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ों को न्यूट्रलाइज वक्त के साथ होना चाहिए था। ये तो रियासत ने, आप देखना है कि रियासत पहले तो कहते किसको आई, तो देखना है कि रियासत की प्रायोरिटीज़ क्या है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में
थोड़ा बहुत रूस के साथ हमारा रहा एक मैं समझता हूँ एक अच्छा रहा एक सिलसिला, एक जिसे खारजा पॉलिसी कहते हैं, वो हमारे यहाँ चल रही थी उस वक्त। आप इंटरनेशनल लेवल पे चीन को अमेरिका से मिला रहे हैं, रूस से आप स्टील मिल ले रहे हैं, तो यही डिप्लोमेसी है ना। आप देखें चीन जो है वो बाकायदा समंदर ज़ेर समंदर अमेरिका के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाने की बात कर रहा है कि जी दुनिया की बेस्ट एक रेल का सिस्टम बनाया जाएगा जो 6-7 हज़ार किलोमीटर का फासला तय करेगा। तो दुनिया में ये अलाइनमेंट्स तो हो रही हैं, ओरिजिनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ब्लॉक्स भी बन रहे हैं नए नए, पहले भी यहाँ पे हैं, आपका आसियान है, SCO भी अब एक्टिव है काफ़ी। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर ये खारजा अमूर में, जैसे कि वो दावा करते हैं, अभी चंद दिन पहले मुझे मोहित यूसुफ कह रहे थे, वैसे तो वो कह रहे थे कि मेरा ऑफिस जो ए पॉलिटिकल है यानी गैर सियासी है, मैं हुकूमत का तर्जमान नहीं हूँ। पता नहीं वो फिर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि जी अब हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बदल गई है, पैराडाइम शिफ्ट है, अब जियो इकोनॉमिक लोकेशन बनेगा पाकिस्तान दुनिया की। अब वो जियो स्ट्रेटेजिक जो माजी में मुआहदे होते थे दिफाई तस्वीराती वो नहीं होंगे, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनर्स ढूंढेंगे। और एक और पार्टनर तो जो आपका पहले बैठा हुआ है उसको तो आप नाराज़ करके बैठे हैं, वो चाइना है। चलो भले अगर आप किसी को नाराज़ करके अगर रूस की तरफ चले हैं तो फिर ये ना नाराज़ कर दें आप, इसमें कुछ थोड़ा होशमंदी से तो आप देखें। फॉरेन पॉलिसी बड़ा एक टैक्टफुल काम है, बड़ी टैक्टफुलनेस के साथ करना पड़ता है। इसमें आपने अब ईरान का आप देख लें, ईरान का अब वैसे तो उनका चल रहा था चीन के साथ पहले भी, ये पेट्रोकेमिकल्स का भी था उनका काम, अब कितना बड़ा सी पैक के मुकाबले में इतना बड़ा 400 बिलियन का। तो ये है कि आपने अपने आप को असर्ट भी करना है, अपनी जियोग्राफिकल रेलिवेंस को भी इस्तेमाल करना है, दोस्त को दुश्मनी बनाना और इसमें तवाज़ुन भी कायम रखना है। ये एक बड़ा आर्ट है। मैं पता नहीं शाह महमूद कुरैशी जान के पीछे जो स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं वो ये इसका इदराक रखते हैं या नहीं रखते, ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। जी ठीक। अपना इशार राना साहब, मैंने सवाल ये दागा था कि जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने रूस के दौरे पे जाना था, तो जिस रात उन्होंने दौरे पे जाना था उससे 24 घंटे पहले आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर प्यूटन साहब ने पाकिस्तान आना था, तो उनके आने से कुछ 15 दिन पहले नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। ये रूस के साथ तल्लक जैसे ही बहाल होने लगता है तो हमें दंदल क्यों पड़ जाती है सर? बाकायदा इस टाइम इबादत का एक लंबा सिलसिला जारी है कि किसी तरह रूसी सदर पाकिस्तान आ जाए और इस बहाने इमरान खान जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम अभी मैं मियां साहब की बात सुन रहा था कि पैराडाइम चेंज हो रहा है और ये और वो, ये सारा बुलशिट है। पाकिस्तान इस पूरी तरह उनके हाथों में जकड़ा हुआ है अमेरिका के, और अमेरिका की गैर तुफैली जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनमें तो पाकिस्तान बेचारा कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। आप इससे अंदाजा कर लें कि हम चीन के साथ, जिससे हमारा सबसे काबिल एतमाद दोस्त जिसे हम करार देते हैं, हम CPEC जो है उसको एक रत्ती आगे नहीं बढ़ा सकते। इतने बेबस लोग हैं हम। तो हम इतने कहने में अय्याशी के लफ्जों की अय्याशी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब। क्या आप कह दें कि जी अब हम अपनी तरजीहात बदल रहे हैं, ये वो, ये तरजीहात बदलना ऐसे ही है जैसे एक जुराब जो है ना उधर से उतार के दूसरे पैर में पहन ली जाए। हम बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है। आप रही साहब सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, हमारी औकात रजी साहब इतनी है कि हम एक मुसलमान मुल्कों की सह फरीकी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जाना होता है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर का तैयारा जो है वो रास्ते में से वापस आ जाता है क्योंकि हमें इजाजत नहीं मिलती। तो हमारी क्या हैसियत औकात यार, ये सारी बस बातें हैं कि हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। अभी उन्होंने ग्रे लिस्ट में से 4 शिकें और डालनी है तो हमारी टांगे कांपने लगनी है, ढीली हो जानी है टांगे, और हमने कहना अच्छा जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेंगे। ठीक है, लिहाजा ये रूस के वजीर खारजा आए, आउट ऑफ द वे आए
और आके उन्होंने यहाँ मुलाकातें भी की। माजी में भी रूस की जानिब से बड़ी कोशिश होती रही। रूस अब इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है पॉलिटिकली। उसने जितना डैमेज होना था हो गया सोवियत टूटने के बाद, लेकिन अब उनके लिए स्पेस इतनी आसान नहीं है। हालांकि इस रीजन में एक अरसे पुराना ख्वाब है। हमारे आर्मी चीफ भी गए थे, आपको याद होगा, रूस के हम किसी तरह रूस, चीन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान एक पैक्ट बना लें जो बहुत मजबूत होगा दुनिया का। लेकिन जो जिनके खिलाफ पैक्ट बनाना है हमने या जिनके हमने दस्तरस से निकलना है, वो इतना आसानी से हमें थोड़ी निकलने देंगे। चारों तरफ से हमें जकड़ा हुआ है। एक तुमका लगाएंगे हमारी जनाब अली जो कन्नी फट जाएगी, समझ तो ना, गोभी वाली कन्नी होती है जड़ी। तो ये हम मियाँ साहब को मैं सलूट करता हूँ, मुहिद्दीन से बात करता है, सारे करते हैं, ये सिर्फ हमसे नहीं करते। लेकिन ये कि बात करना कुछ और चीज है और ग्राउंड रियलिटी पे खेलना कुछ और चीज। अच्छा, ये बताइएगा कि रूस में हम 2-3 बड़ी ऑफर की है, जिस पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली है जो 2014 में उन्होंने ऑफिशियली हमें बताई थी, जाना सब अगर आपको याद। और दूसरा उन्होंने साथ ही हमें कहा था कि हम कराची से लाहौर तक या कराची से फैसलाबाद तक गैस पाइपलाइन बिछा देते हैं। आज हम बैठे हुए हैं इसके ऊपर, तुर्कमानिस्तान वाली पाइपलाइन पे काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में, और ना ही इस पाइपलाइन के हमने कोई जवाब दिए हैं, कोई पेपर एक्सचेंज किए हैं। ये कौन सी कुव्वतें हैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इस तरह, मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ कि जो उस पर 1 इंच आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं है। सर देखें, हम इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं वो बहुत तगड़ी है, जो ब्यूरोक्रेसी। हम पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का मतलब कुछ और लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक खुफिया एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो ब्यूरोक्रेसी की है। ये सेक्रेटरीज जितने बैठे हुए हैं, ये प्लानर्स जितने बैठे हुए हैं, आप देखें तेल का बहरान आया, उससे इतना शोर मचा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, उसे डायरेक्ट किसी ने नहीं पकड़ा कि तुम्हारा काम है भाई कि तुम ये पहले से देखो कि ये पेट्रोल की मार्केट में कीमतें क्या होंगी, हमारी क्या तलब है, हम इससे क्या करना चाहिए। ये मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। अभी जहांगीर तरीन वाले मामले में मैंने आजम खान साहब की आपसे बात की, तो ये जो बैठे हुए हैं ना लॉर्ड साहिबान जितने भी हैं, इनकी अपनी तरजीहात है, और उन तरजीहात में देख लेना एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया ना, ऐसे टोकरी कर दिया उसे पकड़ के। रशिया ने जब बना के दी थी और जब ये शुरू हुई थी तो एक अजीम ख्वाब हमारे सामने था। हम समझते थे कि अब हम इस खित्ते के अंदर ये जो आयरन की मसनूआत हैं और उसमें हमें कोई नहीं पकड़ सकता, ऐसा पट्टा बिठाया वो इस ब्यूरोक्रेसी ने सियासी जमातों को अपने हाथ में इस्तेमाल करके। तो दुनिया की अजीम तरीन एशिया की सबसे बड़ी जो स्टील मिल है वो बेड़ा गर्क हो। तो ये एक देखे ना कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है कि साल में 1 दफा 2 दफा अमेरिका का विजिट करती है, वहाँ पे जाते हैं, इनके बच्चे वहाँ सेटल हैं, इनके कारोबारी मुफादात वहाँ पे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये उस मादरे में धरती को जहाँ पे इनके बच्चे पलते फूलते हैं, जहाँ ये खुद जाके आराम करते हैं, यहाँ तो वो हुकूमत करने के लिए आते ना, तो उसके मुफादात के खिलाफ जा सकते। और वही हुआ है, आप देख लें, जितना मर्जी रशिया जोर लगा ले, वो इस खित्ते में हमारे साथ बैठ नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम रफीक भट्टी साहब, बात थोड़ी सी लंबी हो गई, बड़ी हो गई। जब यूएसएसआर था तो हमने अफगानिस्तान के अंदर जो था, जो मुजामत की तहरीक थी, जहां से रूस की शिकस्तगी का आगाज हुआ, हमने उसको फैसिलिटेट किया। और उस वक्त रूसी जो थे वो हमें अच्छा नहीं समझते थे, अगरचे ये प्यूटन वगैरह उस वक्त केजीबी में थे और केजीबी के बड़े आला ओहदों पे थे, और इसी बुनियाद पे इन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया। अब 20 साल से जायद हो गए प्यूटन को बैठे हुए, और मुस्तकबिल करीब में भी उसका हिलने का कोई इरादा नहीं। तो ये जो लोग हैं उन्होंने अपने दिल को बड़ा करके और अपना माजी भुला के हमारे साथ हाथ मिलाने की कोशिश की है। हमारा जो शाहकार है इस वक्त, जो हम दुनिया में पेश करते फिर रहे हैं, JF-17 थंडर,
उसका इंजन रूस ने बना के दिया यार हमें, ठीक है। और हमने जब कहा कि अपग्रेड कर दें तो वो अपग्रेड करके देने के लिए भी तैयार है। अगरचे हमें चाइना का भी इंजन दस्तियाब था, लेकिन हम उसके अपग्रेडेड इंजन की तरफ जा रहे हैं। एक लेवल पे तो ये है, जब गोली बंदूक की बात आती है तो रूस भाई बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब अवाम की बेहतरी की कोई बात आती है तो रूसियों को हम पाकिस्तान में घुसने देने के कायल नहीं है। ये क्या सेंस है यार, ये जरा मुझे समझाएं। रईस साहब देखें, अभी जो आपको कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है वो रशियन वैक्सीन है, जो आम बाज़ार में बिक रही है, यानी मखसूस लोगों के पास है, निजी लेबॉर्ट्रीज उसको लगा रही हैं। 12,300 रुपये की 2 डोजेज़ हैं, वो सारी रशियन वैक्सीन जो है वो बिक रही है, लोगों ने वहाँ से ली है, बिक रही है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। बात जो आप कह रहे हैं, जो सवाल आपने किया है जी कि अवाम के मसले के ऊपर जो है हम उससे दूर हो जाते हैं और दीगर मसाइल पर करीब हो जाते हैं। रईस साहब 2018 में पाकिस्तान की और रूस की जो तिजारत थी वो $532 मिलियन की थी। ज़ाहिर है इसको बदतरीज इजाफा हुआ, इसमें 19 में भी हुआ। ख़ास तौर पर जब नवाज शरीफ साहब थे तो उनके दौर में रशिया में इन्होंने स्टील मिल का बड़ा काम शुरू किया कि जी स्टील मिल जो है इसको रिवाइवल देंगे हम, तो वो काफ़ी हद तक तय हो गई थी बातें, लेकिन उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को हटा दिया गया, वो ज़ाहिर है वो बातें वहीं रह गईं। अब मसला ये रईस साहब कि देखें, हर जो बाहर का मुल्क आता है, एक तो पहली बात यह है कि हम हर मरतबा अपना मसला हल करने के लिए किसी गैर मुल्की कुव्वत को क्यों देखते हैं, हम खुद क्यों नहीं कर सकते? चलें, हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेज ना हो या हम उसको ना करना चाह रहे हो, हमारे रेड टेपिज्म आ जाता हो। मसला ये है रईस साहब कि रूस के साथ नए ब्लॉक्स, न्यू अलाइनमेंट सारा बना, हम अमेरिका ने हमें पीछे खुद ब खुद धकेला, हम नहीं हुए, हम तो हाथ बांध कर बाहर खड़े रहे दफ्तर के कि शायद अभी अंकल टॉम हमें जो है अंदर बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे। और ना टॉम ने बुलाया, ना जैक ने बुलाया, ना हैरी ने बुलाया, हम बीच में तैरते तूरते खुद ही इधर उधर हो गए कहीं। तो अब रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात, नवाज शरीफ साहब आखिरी वक्त तक यही कहते रहे कि हमें नए लोग, नए दोस्त तलाश करने हैं, पाकिस्तान की मसनूआत के लिए नई मंडियाँ तलाश करनी हैं। वो ऐसे ही दावा नहीं कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है। बात ये रही साहब कि ये भी बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि रशिया ने हमेशा से भारत को हमारे पे फौकियत दी, वो चाहे आर्म्स डील थी, चाहे इकोनॉमिक मसला था, चाहे कोई भी मसला था, वो हमेशा उसके साथ खड़ा होता था जिस तरह हमारे साथ चाइना खड़ा होता है। तो बात यह है कि जब हमारे दोस्तों को कोई इतराज़ नहीं है, हमने काम ये किया है कि हम दोस्तों को दुश्मन बना दिया और दुश्मन को हमने दोस्त बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया, हम और दुश्मन पैदा करते जा रहे हैं। हमने तुर्की को नाराज़ कर लिया, ईरान हमारे साथ पहले ही कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात पे नहीं था। आप गैस पाइपलाइन की बात कर रहे थे रईस साहब, गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाना कोई आसान काम नहीं है, वो उसमें बड़े मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो कैसे क्रॉस करेंगे आप, उनका एक सेट माइंड होता है, उन्होंने अपने हिसाब से चलना है जी कि मेरा ये दोस्त है, दोस्त का दोस्त, दोस्त है, दोस्त का दोस्त, आगे से भी दोस्त है, उनकी एक पूरी लड़ी होती है। वो अपने डीएमजी से बाहर नहीं हो जाएंगे कभी भी, उनको बाहर निकालना, आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें करना जो है वो आसान काम नहीं होता किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए। अब पॉलिटिशियंस जो हमारे हैं उनका अपने हालात खुद ही बता दिए हैं कि 15 दिन पहले एक बंदे को हटा देते हैं, एक बंदे को 24 घंटे पहले हटा देते हैं। रही साहब देखें, कुछ ऐसी कुव्वतें बैरून मुल्क और पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रही होती हैं कि हमने ये काम नहीं होने देना, ये जितना मर्जी बढ़ के मार लें। अब बार बार बढ़क मारी जाती है जी कि माफिया है पाकिस्तान के अंदर जो ये सारे काम कर रहा है। तो रईस साहब माफिया कौन लोग हैं? पाकिस्तानी है ना, इधर ही होंगे, पकड़ लें। इसी तरह बाहर के माफियाज भी होते हैं, उनका यही काम होता है कि इनकी दोस्ती हमने किस हद तक 5%, 10, 18, 15, 13 और 13.5 इतनी ही दोस्ती करानी है कि जितनी ज़रूरत है, उसके बाद वो आगे नहीं चलने देते उनको। तो इसमें भी मसला यही है कि हमारे कुछ जो लीडर हैं, जिनको हम लीडर कहते हैं या लीडर बन गए हैं, जिस तरह भी बनाए गए हैं, उनका एक विजन नहीं है इस मामले में, वो क्लियर नहीं है अपने विजन में कि हमने क्या अमेरिका से हाथ मिलाना है, क्या हमने चाइना जो हमारा दरीना दोस्त है, 1948 से हमारा दोस्त है, वो पहले का मैं नहीं कह रहा, पुराना दोस्त है पाकिस्तान का, जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया हमने उसको भी नाराज़ किया हुआ है। टर्की अगर ज़रा सा आगे आना लगता है तो हम पीछे हट जाते हैं, मलेशिया हमारे साथ लगता है तो हम उससे भी पीछे हट जाते हैं। हम अपने विजन में, अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में जब तक क्लियरेंस नहीं लाएंगे और एक आज़ाद पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हमारे साथ इस किस्म के काम रही सब होते चले जाएंगे। हमें ये चाहिए, हमें ये फैसला कर लें कि हमने चाइना से ऊपर किसी को नहीं रखना या हमने अमेरिका से इस हद तक मदद लेनी है।
अब JF थंडर का अगर अपग्रेडेड जहाज जो है वो हमें इंजन जो है वो इंजन मिलेगा वहाँ से, तो आप क्या समझते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। सस्ता है, उसको हमने 4.5-5 जनरेशन तक ले गए हैं, 6th जनरेशन उसकी जो है बनाने की कोशिश में है कि जी वो किसी तरह। ये सब ऑब्वियसली रशिया को भी ज़रूरत है पाकिस्तान की मार्केट की, उसकी भी इकोनॉमी को बहुत अच्छी नहीं है, वो भी अपने मुल्क से आउट ऑफ बॉक्स उसने भी बाहर आना है। वो देख रहा है कि चाइना जो है किस तरह अपनी इकोनॉमी जो है वो बड़ी कर रहा है, बड़ी करता ही चला जा रहा है, उसके किधर किधर पूरी दुनिया में उसके जो है वो पंजे, उसके जो पंजे यानी उसकी जो इंडस्ट्री है वो लगा रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकाई इंडस्ट्रीज लगा रहा है और वो पैसे कमा रहा है। तो रशिया चूँकि एक बहुत बड़ा सुपर पावर रह चुकी है, उसको पता है कि मैंने कैसे सर्वाइव करना है। और दूसरा आपने बात की कि जी पुतिन की, देखें रही साहब वो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो अपनी जात उनके जो मफादात हैं उसको पहले आगे रखते हैं, उसके बाद वो अगले मुल्क के साथ अपना एग्रीमेंट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि हमें इसमें क्या फ़ायदा होगा। उसमें उनका फ़ायदा तो है ही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है और जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, जब से ख़ास तौर पे CPEC का हुआ है। लेकिन हम एक एक करके हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों की वजह से ये तीनों को हमने पीछे धकेल दिया और हम जो है वो चौधरी बनने के चक्कर में हैं इलाके के, वो हम ऐसे नहीं बन सकते। हम तो कुशकोल लेके फिरते रहते हैं सारा दिन के जी अभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे के नीचे आ जाते हैं, कभी हमारे ऊपर FATF की तलवार लटक रही होती है, फिर हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार उसको रोको किसी तरह, हमें इंडिया को रोको, फलाने को रोको। रईस साहब ये इसी सूरत में मुमकिन है कि हमारे तमाम मुल्कों से बशमूल अमेरिका, रशिया, चाइना, टर्की, मलेशिया, इवन अफगानिस्तान, इवन इंडिया का मैं नहीं कहता, उसकी वजह यह है कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हो सकते। उसने बास कभी भी नहीं आना पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ ये काम करना। वो कब हमें माफ़ी देते हैं, हम फिर भी नरम गोशा रख के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमें कहते हैं नहीं जी हमने नहीं करना। रईस साहब ये जो बाकी ममालिक हैं इनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हम इस पोजीशन में होंगे कि जब हमारे पीछे भी लोग खड़े होंगे, हमारे दाएं बाएं और आगे भी लोग हमारे से ढाल बांध के खड़े होंगे, तो ही मुमकिन है कि रशिया हमें घास भी डालेगा, रशिया हमें काम भी लेगा, हम उससे भी काम लेंगे और वो पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह ये वैसा वर्षा होता है, अगर रशिया हमारे पास से कोई काम करने आ रहा है या हमारी इंडस्ट्री सेटल करने आ रहा है तो उसके एवज वो कुछ ना कुछ हमारे से लेगा ज़रूर। ये मुमकिन नहीं है कि वो बगैर खाली हाथ यहाँ से चला जाए। अगर चाइना ने CPEC बनाया तो रईस साहब चाइना को भी तो फ़ायदा है ना, अकेले पाकिस्तान को या बाकी मुल्कों को तो फ़ायदा नहीं है। अगर वो ईरान तक जा रहा है तो ईरान से आगे वो बंदरगाहें हैं, ईरान से आगे भी वो जाएगा, वो देखिए किधर से वो समंदर से होते हुए किधर से किधर जा रहा है। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, हमें रीअलाइनमेंट्स जो हो रही हैं दुनिया में, हमें उनको सामने रखना चाहिए कि कौन सा मुल्क किधर जा रहा है। हमें अपना फ़ायदा, पाकिस्तान का मफाद देखते हुए हर उस मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे, बेहतर और खुशगवार करने चाहिए जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो। आखिरी 1 मिनट है मियां साहब, गुज़िश्ता दिनों, मियां सैफुर रहमान साहब, गुज़िश्ता दिनों मुझे DMG और फॉरेन सर्विस के ऐसे नौजवान अफसरों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला जिन्होंने अपनी अंडर ट्रेनिंग है और अपने ये दोनों शोबे ज्वाइन करने हैं। आप यकीन करिए कि दोनों की जो तरजीहात ऑफ डिस्कशन थी कि जो फॉरेन सर्विस वाला जो है उसने खुद के पहले किस मुल्क में जाना है और वहां पे सेटल होके और फिर शादी करवानी है या बाद में करवानी है, और DMG वाला जो था उसने इमिग्रेशन जो है इस मुल्क से वो पैसे की बुनियाद पे लेनी है या किसी ट्रेनिंग कोर्स पे जाना है और शादी पहले करवा के जाऊं तो बेगम समेत हो जाएगी। यानी ये उनकी अंडर डिस्कशन थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को, इस मुआशरे को और इसकी खारजा पॉलिसी को रीशेप करना है। जब इस तरह का पैथेटिक स्टफ आप डाल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो क्या आप नहीं समझते कि फिर ये अल्टीमेट रिजल्ट है जो हमें अब भुगतना पड़ रहा है? देखें, जब CSS का इम्तहान होता है तो उसमें पूछा जाता है कि जी आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ स्टेटस सिंबल है, पावर सिंबल है, व्हाटएवर। इसमें बहुत सारे लोग पावर सिंबल भी कह देते हैं और कुछ लोग हमारी तरह के मुनाफिक होते हैं, वो कुछ इंसानी खिदमत या कौमी खिदमत कह देते हैं, लेकिन खिदमत इसी तरह ही होती है। मुझे याद है जब हमने इब्तिदा की अपने CSS करियर की तो इब्तिदा में ही हमारे एक दोस्त इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में बैठे थे, उन्होंने कहा भाई मेरे पास 40 स्कॉलरशिप्स आई हैं बाहर के ममालिक से, अभी तो ये आई हैं कि आप अपने से किराया खर्च लें, बाकी बॉर्डरिंग लॉजिंग सब कुछ आगे 6-6 महीने के कोर्सेज हैं। और बड़े लोग फिर जाके हमारे साथी इस ग्रेड 22 तक गए तो वो उनके अंदर कई लोग बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन में बाहर जाके पढ़ के आए, बच्चे उनके कोई वर्ल्ड बैंक में बैठा है, कोई कहीं बैठा है,
मैं उनको खैर ये बुराई के सेंस में नहीं कहता, उनकी एम्बिशन थी, उन्होंने इस चैनल को यूज किया, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। असल तो ये आपने देखना है, आपके सिस्टम के अंदर ये सब लोग अपने अपने रास्ते तो बना लेते हैं। ये वही बात है जैसे मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म को लोग कहते हैं जी ज़ाती तौर पे बड़े ईमानदार हैं, लेकिन क्या फिर रियासती तौर पे बेईमान होंगे? तो बात तो यही है, तो ज़ाती तौर पे ईमानदार हैं तो रियासती तौर पे बेईमान है, तो क्या फिर उसके रिजल्ट तो फिर यही आएंगे ना जी। लोग फिर नीचे भी अपना अपना लुच तलनगे, वो कहेंगे वज़ीर आज़म उत्ते लुच तल रहे हैं थले तलने, तो वो तब्दीली तो कोई नहीं आई ना जी। ये तो आज से 40-50 साल पहले भी ब्यूरोक्रेसी यही कर रही थी, आज भी वही कर रही है। ऊपर उनको मासूम वज़ीर आज़म मिल गया है, वो जो जाके कान में फूंक मारते हैं वो कहते हैं अच्छा इस तरह, दूसरे दिन वही बात वही ब्यूरोक्रेट कह रहा होता है कि सर नहीं ऐसे है, वो कल तक इंफॉर्मेशन जो थी अपडेटेड आज ही आई है, फिर कहते हैं अच्छा ये है, और फिर वो यू टर्न जिसकी शक्ल में सामने आ जाता है। तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से यू टर्नों पर मबनी एक पूरा निज़ाम चल रहा है आपका, अल्लाह खैर कर देगा। चले हम बात तो करते रहते हैं, शायद कि उनके दिल में उतर जाए हमारी बात, या आपकी बात उतर जाए या भट्टी साहब की उतर जाए। इस्लाम साहब, इस्लाम भट्टी साहब, राना साहब, तीनों साहब का बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें ज्वाइन किया। कौम के नौजवानों के अंदर आप किसी भी कौम से मिले, मैं तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा मुल्कों में घूमा हूँ, वहां के यूथ से इंटरेक्ट किया है, उनके अंदर एक नेशनलिज्म होता है। बड़े दुख के साथ मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की नौजवान लॉट से मिला, अल्लाह की कसम मुझे उनके अंदर कोई नेशनलिज्म नजर नहीं आया कि मैं जो ये, और वो ज्वाइन करने वाले हैं, अभी उन्होंने ज्वाइन कर लेना ठंड ट्रेनिंग, और ये बहुत तशवीश और दुख की बात है। ये क्यों होता है? जब रियासत बेवकत, बेवकार और बेइतबार हो जाती है, और रियासत से मुराद आपको पता है मैं किसको कह रहा हूं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे, बल्कि अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।